Okay, hello friends. I am Ajay Sagar, PGT Physics from Kendriya Vidyalaya, Mathura Refinery Nagar. Today we are again here to discuss few topics of class 11th, unit 5, that is the motion of system of particle and rotational and rigid body. It consists of two chapters. हमारे इस यूनिट में दो चैप्टर हैं. पहला जो रिलेटेड है आपका सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडीज की बात करते हुए, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेट्रा, with also the topic conservation of momentum, torque acting on the system of mass of the particle. And the second chapter of the same unit is of moment of inertia. Now we are taking the first one. Here in this chapter we are going to describe here three topics. Center of mass of a two particle system, ये अपना फर्स्ट टॉपिक होगा. टू पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे कि सिंगल पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, टू पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है, सिस्टम ऑफ पॉइंट मास क्या होता है. तो एक अगर सिंगल टेस्ट मास है, अगर इसकी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये मास की बात हो रही है, और यहाँ पे एक बड़ी बॉडी है, तो इस बड़ी बॉडी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो जाएगा. अगर ऐसे ही दो या दो से अधिक मास पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देन इट डिस्क्राइब्स अ सिस्टम. सो हियर वी विल डिस्कस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन. यानी हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन द two mass particle system is taken into consideration and is the center of mass moves. We will discuss about that also. इसकी भी हम बात करेंगे. Then after we will have a center of mass of a rigid body. Center of mass of a rigid body के केस में मुझे एक कराना है आज यहाँ पे, that is the center of mass of a uniform rod. Rod is simple, आप जानते हैं rod cylindrical structure होता है जिसमें कि मुझे आपको उसका सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करके बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल. सो मूविंग फॉरवर्ड, to next page, so we will take the first topic. Here I am going to take the first topic, center of mass for two particle system. Here I will consider two particles, that is one having mass m1, another one is having mass m2. Position vector is r1, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं और बड़ा लिख रहा हूँ. This is the position vector r1, this is the position vector r2, and in between the 2 points which makes a displacement vector, here I will consider point C, where I will assume that there is the position of center of mass. Center of mass. This is the position of center of mass. Now I want to determine the coordinates of the center of mass. मुझे center of mass के coordinates निकालने हैं. So how we will get these coordinates, for which we are just assuming here. अगर मैं दो पार्टिकल ले रहा हूँ तो पहली चीज कि एक जो पहला काम हो रहा होगा इस सिस्टम पे, हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करने के, तो पहली जो फोर्स इन दोनों पार्टिकल पे लगेगी वो क्या हो सकती है, एफ एक्सटर्नल, ऐसे इधर और ऐसे ही इधर एक्सटर्नल फोर्स. और दूसरा, अब मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसका मास m1 है, उस पर एक फोर्स m2 की वजह से लगेगी जो कि किसी डिस्टेंस r पे रखा हुआ हो मान लीजिए. तो अल्टीमेटली देयर मस्ट बी अ फोर्स, अनदर फोर्स. कौन सी फोर्स होगी वो, फोर्स on m1 due to m2. So here on particle of mass m1 there are two forces exist. One is external force, another one is the force on m1 due to m2. Similarly on m2, here there is one force which is called total external force, and another force is force on m2 due to m1. So here on both the two particles there exist two forces. पहली जो एक बाहरी किसी
कारण की वजह से लग रही होगी, दैट इज कॉल्ड एफ एक्सटर्नल। और दूसरी जो इन दोनों पे एक दूसरे की वजह से लगेगी, दैट इज फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2 जो यहाँ पे लग रही है, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1 जो यहाँ पे लग रही है। इसी को हमें ड्राइव करना है और ड्राइव फॉर्मेट मैंने दिया हुआ कर दिया था पूरा ड्राइव। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने भी जो समझाया दैट मस्ट बी क्लियर आई थिंक सो। तो उसके लिए ये मैंने कंडीशन ली थी, एफ एक्सटर्नल क्या है, सम एक्सटर्नल एजेंसी जो कि सिस्टम पे लगा रही है, तो वो दोनों पे लगने वाली है। और F12 क्या है, फोर्स अपीयर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। बिल्कुल इसी तरह F21 क्या हो जाएगा, फोर्स अपीयर ऑन M2 ड्यू टू M1। तो ये दोनों फोर्स एक्सिस्टेंस में आ गई। तो जो टोटल फोर्स होगी एक पार्टिकल पे लगने वाली, दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस। जो टोटल एग्जिस्टिंग फोर्स होगी किसी एक मास पार्टिकल पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1 और अदर M2। तो M1 पे लगने वाली पहली फोर्स कौन सी हो गई, एक्सटर्नल फोर्स, और M1 पे लगने वाली दूसरी फोर्स कौन सी हो गई, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 दैट इज F12। तो अगर हम बात करें कि टोटल फोर्स क्या हो गई जो कि हमारे पार्टिकल M1 पे लग रही है, तो अगर उसकी बात करें तो ये देखिए ड्राइव्ड है F टोटल मस्ट बी इक्वल टू F12 प्लस F एक्सटर्नल। बिल्कुल इसी तरह M2 मास पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। नाउ व्हाट वी विल गेट, यहाँ से मुझे सिर्फ अपनी टोटल फोर्स मिल गई। अब टोटल फोर्स के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो टोटल फोर्स अप्लाइड कितनी हो रही है भैया, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल ऑन M1 की बात करें तो। सो अल्टीमेटली अगर if the particle is having mass m1 and moving with velocity v1, then under this situation मैं इस सेकेंड लॉ को फर्स्ट इक्वेशन में इम्प्लीमेंट अगर करूंगा तो dp ओवर dt क्या हो जाएगा, dm1 v1 अपॉन dt और f1 एक्सटर्नल। m1 here is mass of first particle, v1 is velocity of first particle और f1 टोटल यानी कि ये वाली टोटल फोर्स मास 1 पे लगने वाली टोटल फोर्स। बिल्कुल उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, d ओवर dt ऑफ m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू f2। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, these two equations, add these two equations, so what we will get is this। अब भाई इसमें देखो, इसको dy dt को कॉमन ले लिया सिंपल मैथमेटिक्स से, तो आपका m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर आ जाना है इज इक्वल टू f1 प्लस f2। नाउ f1 और f2 की वैल्यूज मेरे पास हैं, इन वैल्यूज को इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। जैसे ही मैंने f1 और f2 की वैल्यू पूछी तो f1 की क्या थी, f12 प्लस f1 एक्सटर्नल, f2 की क्या थी टोटल, f21 प्लस f2 एक्सटर्नल, and must be equal to the given term d over dt of m1 v1 plus m2 v2। so now here इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सबसे पहले मेरी एग्जिस्टेंस में ये चार फोर्सेस की बात है, इन चारों की बात है। तो मेरे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है जो कहता है F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। सो अल्टीमेटली दे विल कैंसिल ईच अदर। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो बचेंगे क्या, खाली एक्सटर्नल फोर्सेस। अब टोटल एक्सटर्नल फोर्स में सम मान लेता हूँ F1 और F2 का F। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन, क्या मिल जाएगी मुझे, d over dt of m1 v1 plus m2 v2 must be equal to f, that is the total external force। now here we will play with the mathematics again। मुझे यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स के साथ खेलना है।
मुझे ये जो गिवन इक्वेशन है m1 v1 plus m2 v2 को दूसरे फॉर्मेट में लिखना है सो दैट आई कैन चेंज इट इनटू द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। मतलब मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है ना सी पॉइंट के। मेरा आखिरी उद्देश्य क्या है, ये m1 मास था, ये m2 था, m1 m2 और इन दोनों के बीच में कहीं पे सी पॉइंट लाई कर रहा है। मुझे सी के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से तो निकलने वाले हैं नहीं क्योंकि ये तो वेलोसिटी है। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसके लिए मुझे इसके साथ कुछ मैथमेटिक्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो वी नो वेल कि द वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू dr over dt, सो v1 इज इक्वल टू dr1 over dt एंड v2 इज इक्वल टू dr2 over dt। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, देखो आगे इसी इक्वेशन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव पार्ट हटा दिया, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिया, दैट इज m1 v1 m2 v2। इसमें v1 और v2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं dr1 upon dt। m1 m2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने क्या किया, अगर मैं एक को सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ तो दिस इज m1 v1 वेक्टर था मेरे पास। इस v1 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, m1 को एज इट इज dr1 अपॉन dt। अब m1 को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं डिफरेंशियल टर्म के बाद, d ओवर dt ऑफ m r1। कोई समस्या नहीं है मुझे लगता है इसमें, क्योंकि m इज अ स्केलर क्वांटिटी, चाहे बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, उससे डेरिवेटिव पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं इस टर्म को ये लिख सकता हूँ d ओवर dt ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2। ध्यान से समझना, ये मैंने कुछ किया है, क्यों किया, जानबूझ के किया। मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू किसकी थी, मैं वापस से प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू आई हुई है, ये फोर्स की वैल्यू क्या है, d ओवर dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 v1 और m2 v2 की मैंने अभी वैल्यू क्या निकाल के बताई है, d ओवर dt ऑफ m1 dr1 अपॉन dt। ठीक है, किसके टर्म्स में निकाल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में एक बार डिफरेंशियल पहले से, एक बार और डिफरेंशियल आ गया, देखिए एक बार डिफरेंशियल ये और आ गया, तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज फोर्स नाउ इक्वल टू d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ व्हाट, द सेम टर्म m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। इज दैट ओके? तो ये मेरा एक टर्म आ गया m1 r1 m2 r2। अब ये कोऑर्डिनेट्स मेरे डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे आराम से, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ व्हाट, टू मेक इट सिंपल, बिकॉज मुझे अभी पूरा चाहिए RCM की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए मुझे मास चाहिए इंट्रोड्यूस करना है इसमें टोटल मास को। तो मैंने मास से ऊपर और मास से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मास। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m, दैट इज m1 प्लस m2 हियर, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड टू मास पार्टिकल सिस्टम। अगर n होते तो क्या हो जाता, ये अभी दो मास पार्टिकल है, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू mn। अगर n होते तो m1 प्लस m2 प्लस mn इक्वल टू n हो जाए। तो फिलहाल ये जो टर्म निकल के आया, अगर मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक m इधर आ जाएगा और एक m यहाँ आ जाएगा। ये सो अल्टीमेटली ये जो टर्म निकल के आएगा, मैं देखिए दूसरे कलर से इसको बनाता हूँ, ये वाला दिस इज नथिंग बट दिस इज द RCM, दैट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब इसको मैंने ये r के लिए सॉल्व किया है, अगर x कोऑर्डिनेट के लिए करना है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगा सकते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए करना है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगा सकते हैं। जिस कोऑर्डिनेट के लिए मुझे सिंप्लीफाई करना है मैं उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को लगा के इसको बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू मास पार्टिकल सिस्टम इन केस ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर ऑफ मास मैंने निकाला 2 मास पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव आवर सेकंड टॉपिक। ओके, नाउ वी हैव आवर सेकंड टॉपिक। इस दूसरे टॉपिक में हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है। ये बहुत आसान है, 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है और उसी के तहत ये सारा काम हम करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, अगर एक किसी पार्टिकल का मास में m मान रहा हूँ और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी द मोमेंटम? हम लोग जानते हैं p इज इक्वल टू m। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ what will be the force acting on the particle? That is equal to F dp over dt. Of course these all quantities are vector। अब यहाँ पे क्योंकि ppt में वेक्टर नहीं लग पाता, that's why, so F vector is equal to dp vector over dt vector। Fine, very simple, time is a scalar quantity, no vector। अब मुझे F की वैल्यू क्या मिल गई? dp over dt। अब ध्यान से सुनो, ये तो कौन से केस की बात थी? जब एक पार्टिकल की बात हो रही है। This is for single particle। Now we have here considered जो पार्टिकल है वो तो कई हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो बेटा यहाँ पे m1 हो सकता है, यहाँ m1 हो सकता है, यहाँ m2 हो सकता है, यहाँ m3 हो सकता है ना, यहाँ mn हो सकता है। तो इन सब के पोजीशन वेक्टर होंगे r1, r2, r3, rn, a lot of things। So अब मुझे ये डेरिवेशन पहले वाले से समझ में आई है, तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? मुझे हर पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना आ जाएगा? m1 v1। सेकेंड पार्टिकल कितना आ जाएगा? m2 v2। थर्ड कितना आ जाएगा? m3 v3। फोर्थ कितना आ जाएगा? और लास्ट कितना आ जाएगा? mn vn। तो इस तरह से मैं मोमेंटम्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि बचपन से करते आ रहे हो, आपको बहुत छोटी चीज़ें डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। P is equal to P1 plus P2 up to Pn if the system is consisting of n particles। So it may be written as m1 v1, m2 v2, mn vn। Very simple। तो we know that the velocity of center of mass is given by, किससे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? अगर मैं यहीं से निकालना चाहूँ तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसी को तो करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, समेशन ऑफ mi vi, समेशन ऑफ mi vi। ठीक है, ये आई बन नहीं। फाइन, तो एम आई भी आई मतलब फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n, जनरल बात है, 1 टू आई इक्वल टू n। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना क्या? टोटल मोमेंटम। अगर मैं मान लूं कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कैपिटल V एंड द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m, तो उस केस में क्या हो जाएगी इक्वेशन? m इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू द सेम क्वांटिटी। और इसी इक्वेशन से यहाँ पे ये निकल के आ गया कि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi अपॉन n। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो मेरा टोटल रिजल्ट ये निकल के आ गया भैया। अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो कि if Vcm is the velocity of the center of mass, m is the total mass of the system which comprising n particle of mass m1, m2 up to mn, then the total momentum must be equal to P is equal to m into velocity of center of mass, capital V। capital V is velocity of center of mass। क्लियर हो गई बात? तो यानी लीनियर मोमेंटम निकल आया भाई। अब इसकी वैल्यूज की बात करेंगे अभी। लेट्स मूव अहेड। इसमें क्या करना है? मुझे इसको थोड़ा सा ये बताना है कि कंजर्वेशन भी होता है। यहीं पे मैं कंजर्वेशन को प्रूव करूंगा
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात की जाएगी यहाँ पे एक पार्टिकल के लिए। तो हमारा क्या निकल के आ गया, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। इफ द प्रीवियस इक्वेशन जो मेरे पास आई थी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास आई थी कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V, वेयर P, कैपिटल P इज व्हाट, द मोमेंटम ऑफ व्हाट, द सिस्टम ऑफ n मास पार्टिकल, and the mass of the n mass particle, and V is the velocity of the center of mass। अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी dp over dt is equal to m is constant dv over dt। so dp over dt is equal to m into a। m into a is nothing but what, m into a क्या होता है बेटा, that is simply equal to force। तो यहाँ पे आ गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब ध्यान से देखो, यहीं पे सारी बात है, मुझे कंजर्वेशन को प्रूव करना है। न्यूटन लॉ, ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स मान लिया जाए सिस्टम पे लग रही है क्योंकि इस समय पे जीरो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, जीरो। तो जैसे ही F जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, F जीरो dp over dt is equal to जीरो। और अगर मैं इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करके निकाल दूँ तो P must be equal to द कांस्टेंट, P क्या आ जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हो गया कंजर्व, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अगर आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ n मास पार्टिकल इज जीरो, उस केस में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी जीरो। अल्टीमेटली वी कैन से दैट P इज कांस्टेंट। सो व्हेनेवर द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल and its magnitude is zero, then the total linear momentum of the system remains conserved। So ultimately it will follow the law of conservation of linear momentum। यही हमें चाहिए था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को मुझे नोट भी करना। ओके फाइन, वी विल नाउ टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक एप्लीकेशन लेना है और वो ले रहे हैं हम रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके होते क्या है, पहले ये समझना एक बार आसान भाषा में। डीकेज तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। अल्फा पार्टिकल जब रिलीज हो किसी न्यूक्लियाई के टूटने पे तो उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। कौन सा वाला, अल्फा। अगर बीटा पार्टिकल रिलीज हो जाए तो बीटा, और अगर गामा पार्टिकल रिलीज हो जाए तो गामा। फाइन, पहली चीज। अब बात आती है अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका हीलियम, दैट इज 2He4। तो जब कोई एक एलिमेंट टूटे और वो दूसरे नए एलिमेंट को जन्म दे, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियर टूट जाए, इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियर जो टूट रहा है, और टूटने के बाद जो वो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, पेरेंट तो टूटेगा और तोड़ने पे क्या देगा वो हमें एक डॉटर न्यूक्लियर अलॉन्ग विद अ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड अल्फा, बीटा और गामा, एनी वन डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का डिके हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा अगर अल्फा डिके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अब इसी तरह अगर मान लीजिए बीटा डिके हो रहा हो तो बीटा पार्टिकल निकल आएगा, और अगर इसी तरह गामा डिके हो रहा हो तो वह गामा पार्टिकल निकल आएगा। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो -1 दैट इज आपका एटॉमिक नंबर will increase by 1 and mass of the remains constant, and in case of gamma is 0 0 0 0 means ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना मास नंबर में चेंज आएगा, बस अपनी एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब डिके हो रहा है तो वो जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर की वजह से हो रहा है, इसमें कुछ भी बाहरी तत्व नहीं आ रहा। कहने का मतलब
अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ ये x मेरा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, ध्यान से समझिएगा। तो ये अगर अल्फा डिके करे, इसका हम अल्फा डिके करें, ये होने लगे डिके इसका, और ये अल्फा डिके करे, तो जो y एलिमेंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, z-2, एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 and mass number is reduced by 4 because here the daughter is along with 2 He4, that is helium plus a lot of heat energy। तो ये दो फ्रैगमेंट्स जो निकले अल्फा और हीट, ये डॉटर के साथ निकल रहा है, तो जो भी कुछ हो रहा है इंटरनली हो रहा है। तो इस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिकेज, नेचुरल डिके प्रोसेसेस में जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है then we conclude that dp over dt is equal to 0 and p remains conserved। p कंजर्व होने का मतलब क्या है, p क्या होता है m into v, it remains constant। अब m तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, m तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, क्या v भी कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो अल्टीमेटली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉइंट कि हम कहाँ पे ले रहे हैं उसको, कंसिडरेशन क्या क्या है वो आगे की बातें हैं जब हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव डिकेज का, उसकी बात करेंगे। अब इसी में अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ कि भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है क्या, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है और उसकी वजह से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो जाता है। इफ आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाटएवर वी हैव हियर इज लेट अस अज्यूम दिस पेन। अब इस पेन का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है। अब मैं इसके पेन को खोल के और इसके अंदर कुछ एक डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी वाला आयरन का एक बुलेट इसके अंदर घुसा दूँ और इसको फिर से घुसा दूँ, बंद कर दूँ, तो सेंटर ऑफ मास जो इधर सेंटर में था अभी वो मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ मास के वो शिफ्ट कर गए। इसी को तो बोल रहे हैं मोशन ऑफ द सेंटर, शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो अल्टीमेटली हियर नाउ this is about the conservation of what, momentum in case of a system of mass particle। Then we will have our next topic today's, that is motion of center of mass की भी बात करेंगे इसमें आगे, लेकिन वो पहले हम कर ही चुके हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है। अभी हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है, एक रॉड को मैंने कंसीडर कर लिया। अब रॉड कैसे होती है, अगर मैं यहाँ वर्टिकल शेप बनाऊँ तो इट वाज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, फाइन, तो वही बना हुआ है। ये इसका वर्टिकल एस्पेक्ट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट है। नाउ मैंने कुछ कंसीडर किया दैट द टोटल मास ऑफ द रॉड इज m, लेंथ इज l, टोटल मास इज m, लेंथ इज l, और ऐसा मैं मान लेता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ बीच में लाई करेगा, वो मैंने इस x डिस्टेंस पे फ्रॉम वन एंड इसको कंसीडर कर लिया और इस जगह पे, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा, मान लीजिए P, फाइन। P पॉइंट पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है पूरी बॉडी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा, ये रेड कलर से जो ब्राउन कलर से बना हुआ है, दैट इज dl। इसको हम बोलते हैं मास एलिमेंट, ठीक है, मास का एक लेंथ एलिमेंट। इसकी अगर मैं बात करता हूँ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस होल सिलेंडर, वो अगर निकालना चाहें तो लैम्डा क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, m is the total mass and l is the total length, so lambda became mass upon total length। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर कट बात है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर कर लिया, वही मास पार्टिकल। तो फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, अगर मैं एक्सियम निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास माना है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो x
HCM, position of center of mass will be 1 upon m integration of x dm. सिंपल, फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सीधे सीधे आपको पता ही है। अब मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l। लैम्डा क्या है, m अपॉन l। और dm क्या होता है, dm इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। टोटल लेंथ कितनी है बेटा इसकी, l, टोटल मास कितना है m, और मैं किसके लिए चाहता हूँ, वो dx थिकनेस का जो दिया हुआ है। तो ये क्या होता है कि dm इज इक्वल टू टोटल लेंथ, dm is equal to total mass upon total length into, मुझे कितनी लेंथ के लिए मास चाहिए, तो वो क्या है dx। ये dx के लिए मुझे चाहिए, तो m upon l into dx, और m upon l क्या होता है लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा into dx। तो xcm की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 1 upon m इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा dx। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, देखो भाई सेंटर ऑफ मास 0 से शुरू होके और इस एंड तक जा सकता है। इस एंड की लेंथ कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की l, तो द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू l। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स लगाएंगे तो l स्क्वायर अपॉन 2। सो व्हाट वी विल गेट इज 1 अपॉन m by l into l square by 2, the result becomes l by 2. So what will be the position of center of mass in case of the uniform rod? It is at the center of the rod along the axis। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ये कब केस आ रहा है, जब कि रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला है और उसका एरिया भी यूनिफॉर्म है। So this is all about today. We have completed our 3 topics today. पहला हमने देखा टू मास पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे, उसकी बात की सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। फिर हमने मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ मास पार्टिकल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की विद द हेल्प ऑफ एक एप्लीकेशन। देन आफ्टर एट लास्ट वी विल डिस्क्राइब हाउ we can determine the position of center of mass for a rigid body, that is where we will take a uniform cylinder. Fine, that is a rod. Thank you for today.